गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स और साथ में जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा है। बोर्ड और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो फर्स्ट ऑर्डर और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उनके डेरिवेशन, उनके न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। सेकेंड और थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए हमें उनके वेग स्थिरांक की इकाई और उसमें किस तरह के ग्राफ मिलते हैं उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि जो ऑर्डर की हम बात करते हैं, इन ऑर्डर को किन किन विधियों के द्वारा निकाला जा सकता है या किन विधियों के द्वारा इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का निर्धारण किया जा सकता है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये हम पढ़ चुके हैं कि ऑर्डर जो है वो एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है, सिर्फ प्रायोगिक विधि द्वारा ही हम उसका आकलन कर सकते हैं। सो मेथड्स फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आज का हमारा टॉपिक है methods for determination of order of reaction। तो वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा हम किसी अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण कर सकते हैं। हिंदी में अगर हम कहें तो ये हुआ अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण। तो वो कौन सी विधियां हैं जिनके द्वारा हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण कर सकते हैं, उनको हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो इसमें सबसे पहली विधि है हमारे पास समाकलन समीकरण विधि। यानी इंटीग्रल मेथड। किसी भी अभिक्रिया में समय के साथ में उसकी उत्पाद की सांद्रता और अभिकारक की सांद्रता में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उनको हम प्रायोगिक अध्ययन द्वारा इसके बीच में एक समीकरण निकाल सकते हैं और उस समीकरण के द्वारा हम k यानी वेग स्थिरांक का मान ज्ञात कर सकते हैं। किन्हीं अभिक्रियाओं के लिए अगर k का स्थिर मान आता है तो वो उसी कोटि की अभिक्रियाएं मानी जाती हैं। तो अगर हम समीकरण विधि की, समाकलन विधि की बात करें तो जीरो ऑर्डर के लिए अगर हमारे पास जीरो ऑर्डर रिएक्शन है यानी शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो इसके लिए k का मान आता है x अपॉन t। यहाँ पर x किसी भी t टाइम पर यानी किसी समय में बनने वाले उत्पाद की मात्रा को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से अगर हम यहाँ पर प्रथम कोटि अभिक्रिया की बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, तो इसके लिए k का मान आएगा 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। यहाँ पर a प्रारंभिक सांद्रता को प्रदर्शित करती है और x उत्पाद की वह मात्रा है जो किसी t समय पर हमें प्राप्त हुई है। इसी प्रकार से अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात की जाए तो सेकेंड ऑर्डर के लिए k की वैल्यू आएगी 1 अपॉन t x अपॉन a इंटू a माइनस x।
और इसी प्रकार से तृतीय कोटि अभिक्रिया यानी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर K का मान निकाला जाता है तो वह 1/2T x अपॉन a स्क्वायर 2a माइनस x अपॉन a माइनस x का होल स्क्वायर आता है। तो हम अभिक्रियाओं को अलग अलग ताप पर K का मान उनका निकालेंगे और अगर अभिक्रियाओं के लिए K का स्थिर मान हमें मिलता है तो हम कह सकते हैं कि वह उसी कोटि की अभिक्रिया होती है। तो एक हुई हमारे पास में समाकलन समीकरण विधि, इंटीग्रल रेट मेथड। दूसरी विधि हमारे पास है यहां पर, इसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम मेथड या इसको हम बोल सकते अर्ध आयु विधि। देखिए ये हम पढ़ चुके हैं कि किसी भी अभिक्रिया का जो टी हाफ है, टी हाफ का मतलब वह समय जिसमें आधा रिएक्टेंट डिकम्पोज होता है या हम कहें कि आधा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, या हम ऐसा भी बोल सकते हैं अर्ध आयु किसी भी अभिक्रिया का वह समय है जिसमें 50% रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो किसी भी अभिक्रिया के लिए जो अर्ध आयु काल है वो उसकी प्रारंभिक सांद्रता A की पावर 1 माइनस n के प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर हमारे पास में अभिकारक की दो अलग अलग सांद्रताएं हैं, अगर दो भिन्न सांद्रता हमारे पास में है, लेट्स से A1 एंड A2, और A1 के रेस्पेक्ट में जो T हाफ है इसको मैं T हाफ 1 लिखता हूं, और A2 के लिए जो अर्ध आयु काल है उसको T हाफ 2 लिखते हैं। तो हम यहां पर लिख सकते हैं इस अभिक्रिया के द्वारा T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 is equal to A2 upon A1 to the power n minus 1, या A1 upon A2 to the power 1 minus n भी हम इसको लिख सकते हैं। इस समीकरण का लॉग लेने पर लॉग T हाफ 1 अपॉन T हाफ 2 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 log A2 अपॉन A1। तो यहां से अगर n का मान निकाला जाए तो n होगा 1 प्लस log T1 हाफ अपॉन T2 हाफ अपॉन log A2 बाय A1। तो इस प्रकार से प्रारंभिक सांद्रता के मान को रखते हुए हम यहाँ पर अर्ध आयु काल से किसी भी अभिक्रिया के लिए n यानी ऑर्डर या कोटि को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई गैसीय अभिक्रिया है, गैसीय समीकरणों के लिए सांद्रता के स्थान पर हम दाब यानी प्रेशर को रखते हैं, तो n का मान हो जाएगा 1 प्लस
log T half 1 upon T half 2 upon log, सांद्रता की जगह पे हम यहाँ पर प्रेशर को रखेंगे तो ये आ जाएगा P2 अपॉन P1। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, स्थिर ताप पर CH3CHO के अपघटन का अर्ध आयुकाल दाबों 364 mm व 170 mm पर क्रमशः 420 सेकेंड व 880 सेकेंड है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कीजिए। तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी स्थिर ताप पर एसिटाल्डिहाइड यानी CH3CHO के अपघटन का अर्ध आयुकाल, दो प्रेशर मुझे यहाँ पे दिए हुए हैं, 364 mm ऑफ मरकरी व 170 mm ऑफ मरकरी पर क्रमशः 420 सेकेंड व 880 सेकेंड है। तो इस अभिक्रिया की कोटि कितनी हो सकती है? तो इसका सॉल्यूशन अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर इस वाले फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। तो n का मान आएगा तो ये मैं यहां से लिख सकता हूं T12 अपॉन T12 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 टू द पावर n-1। ठीक है, या हम यहां से डायरेक्टली इस फॉर्मूले में भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों तरफ लॉग लेने पर मैं लिख सकता हूं लॉग, जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा है, T12 अपॉन T12 इज इक्वल टू n-1 लॉग P2 अपॉन P1। तो यहां पर लॉग T12 420 सेकेंड दिया हुआ है, T12 मेरे पास 880 सेकेंड है, इज इक्वल टू n-1 लॉग P2 मुझे 170 mm दिया हुआ है और P1 का मान 364 दिया हुआ है। तो यहां पर अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास में n-1 का जो मान आएगा वो आएगा 0.9712। तो n का मान 1.9712 यानी 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यह अभिक्रिया द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगी। तो किसी भी गैसीय समीकरण के लिए या अगर हमें कोई विलयन में समीकरण दी हुई है के लिए T हाफ
को यूज करके हम यहां पर इनको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट विधि है हमारे पास में ओस्टवाल्ड, तीसरी विधि है ओस्टवाल्ड सेपरेशन या आइसोलेशन मेथड। जिसको हिंदी में ओस्वाल्ड की विल्गन विधि कहा जाता है। इस ओस्वाल्ड सेपरेशन मेथड में हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई अभिकारक एक्सिस में प्रेजेंट होगा, एक्सिस का मतलब अगर वो बहुत अधिक मात्रा में है, जिसको मैं आधिक्य लिख सकता हूं, तो अगर कोई अभिकारक एक्सिस मात्रा में उपस्थित होगा तो इसके लिए जो ऑर्डर है वह 0 होता है। तो ये ओस्वाल्ड की विल्गन विधि जनरली जो जटिल अभिक्रियाएं होती हैं की कोटि को ज्ञात करने के लिए यूज होगी। जैसे अगर हम कहें कि हमारे पास Na प्लस Nb प्लस Nc कोई अभिकारक है जिसमें आपस में ये रिएक्ट करके उत्पाद का निर्धारण करते हैं। तो यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मुझे A के रेस्पेक्ट में कोई ऑर्डर को फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, B और C को एक्सिस में कर देंगे। तो जब B तथा C एक्सिस में है तो अभिक्रिया की कोटि Na होगी, क्योंकि B और C को हमने एक्सिस में किया है, इसलिए उनकी सांद्रता में कोई भी परिवर्तन इस अभिक्रिया के दर को प्रभावित नहीं करेगा। इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ A अभिकारक की सांद्रता पर ही निर्भर करेगा। इसी प्रकार से अगर हम A और B को एक्सिस में कर दें तो यहां पर अभिक्रिया की कोटि N C के बराबर होगी, और जब A तथा C को एक्सिस में किया जाएगा तो अभिक्रिया की कोटि N B के बराबर होगी। तो इस विधि में अगर हमारे पास में कई सारे अभिकारक दिए हुए हैं तो उन अभिकारकों को किसी एक समय पर हम आधिक्य में लेंगे और जिस अभिकारक के रेस्पेक्ट में हमें कोटि को ज्ञात करना है वह हम आधिक्य में नहीं लेते हैं। तो उसमें किया गया परिवर्तन, उसकी सांद्रता में किया गया परिवर्तन उस अभिक्रिया की कोटि को बताने में काम आता है। तो ये है हमारे पास में ओस्टवाल्ड सेपरेशन मेथड। अगली विधि है हमारे पास में ग्राफिकल मेथड। इसको हम ग्राफीय विधि भी बोलते हैं। ग्राफीय विधि, इस विधि में हम किन्हीं भी दो पैरामीटर के बीच में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं और उस ग्राफ का जो नेचर होगा, उसका जो प्लॉट होगा वो
उस अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण करने के लिए हमें यूज होगा। जैसे अगर हमारे पास कोई भी एक रिएक्शन है जो ए से प्रोडक्ट में कन्वर्ट होती है, तो इस अभिक्रिया के लिए अगर हम रेट लिखेंगे तो रेट हो जाएगा k टाइम a टू द पावर n। यहां पर जो n है वह अभिक्रिया की कोटि को प्रदर्शित करता है, यानी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, जबकि a जो है यह इस अभिकारक की सांद्रता है किसी t टाइम पर, और k जो है ये यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक, रेट कांस्टेंट होता है। तो पहला जो ग्राफ हमें मिलता है वो हम यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर रेट है और यहाँ पर हम कंसंट्रेशन को अगर लेंगे तो अगर मैं n को 0 कर दूं तो n को 0 करने पर जो रेट होगा ये हो जाएगा k के बराबर, कांस्टेंट है। तो 0 ऑर्डर अभिक्रिया के लिए अगर कभी रेट और कंसंट्रेशन में प्लॉट किया जाएगा तो हमें इस प्रकार का एक ग्राफ मिलता है। अगर हम n को 1 कर दें तो n को 1 करने पर हम देखते हैं कि रेट इज इक्वल टू k टाइम a टू द पावर 1, या हम कह सकते हैं कि रेट और सांद्रता एक दूसरे के समानुपाती हैं। तो अगर हम प्रथम कोटि के लिए कभी ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार का कर्व मिलता है जो फर्स्ट ऑर्डर को इंडिकेट करता है। तो इन ग्राफ के नेचर को देख के हम बता सकते हैं कि हमारे पास में जो अभिक्रिया हमें दी हुई है वह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है या वह द्वितीय कोटि की अभिक्रिया हो सकती है। इसी प्रकार से अगर हम सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे तो सेकंड ऑर्डर के लिए रेट हो जाएगा k टाइम a टू द पावर 2, यानी जो अभिक्रिया का वेग है वह सांद्रता के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन स्क्वायर और रेट में प्लॉट करूंगा तो मुझे यहाँ पर द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए इस प्रकार का कर्व मिलेगा। इसी तरीके से अगर हम थर्ड ऑर्डर की बात करें तो थर्ड ऑर्डर के लिए रेट हो जाएगा k a टू द पावर 3, यानी r इज प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। तो अगर हम यहाँ पर रेट और कंसंट्रेशन क्यूब में प्लॉट करें और अगर हमें स्ट्रेट लाइन मिलती है तो यह थर्ड ऑर्डर अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है। तो पहला जो मेथड है, जो ग्राफिकल है, वो है हमारे पास में रेट और कंसंट्रेशन के मध्य में। दूसरा जो ग्राफ हम यहां पर प्लॉट कर सकते हैं वो है t हाफ। तो t हाफ हमने पढ़ा इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 1 माइनस n, जहां पर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम n को 0 कर दें तो इसका मतलब t हाफ a के समानुपाती होगा। तो 0 ऑर्डर के लिए अगर कभी t हाफ और a यहाँ पर प्रारंभिक सांद्रता है, अगर कभी इसमें प्लॉट किया जाएगा तो हमें इस तरीके का कर्व देखने को मिलता है। अगर हम n को 1 कर दें तो जो t हाफ है ये हो जाएगा a टू द पावर 0, जो एक कांस्टेंट है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर कभी इनिशियल
कॉन्सेंट्रेशन और टी हाफ में प्लॉट किया जाएगा तो हमें अगर कभी ऐसा कर्व मिलता है जो ए के एक्सिस के पैरेलल है तो उसको हम कहेंगे वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया को निरूपित करता है। इसी प्रकार से अगर हम n को 2 कर दें तो हम पाते हैं कि t हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर -1, यानी t हाफ 1/a के प्रोपोर्शनल होगा। तो t हाफ और 1/a में प्लॉट करने पर हमें इस प्रकार का कर्व मिलता है। t हाफ और प्रारंभिक सांद्रता के बीच में कर्व को प्लॉट करके भी हम यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। इसी ग्राफिकल मेथड में जो तीसरा ग्राफ हम प्लॉट कर सकते हैं वो है हमारे पास में प्लॉट्स फ्रॉम इंटीग्रेटेड रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। तो जो हमारे पास में समाकलन दर समीकरण है उनके बीच में प्लॉट करने पर भी हमें कोटि का अध्ययन हो सकता है। जैसे अगर हम किसी जीरो ऑर्डर की बात करें जिसके लिए अगर हम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन को देखते हैं तो जीरो ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन हमें मिलती है k इज इक्वल टू x/t। तो अगर हम यहां पर log a और t में प्लॉट करें कंसंट्रेशन ऑफ a और अगर टाइम में प्लॉट करते हैं तो हमें कुछ इस तरीके का कर्व मिलता है जो जीरो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करेगा और एक सरल रेखा प्राप्त होगी जिसमें जो स्लोप है उसका मान -k के बराबर होगा। तो स्लोप इज इक्वल टू -k। वहीं अगर प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए कभी ग्राफ खींचा जाएगा तो यहां पर log a और टाइम में प्लॉट करने पर हमें इस तरीके का एक ग्राफ मिलता है जो हमें कहां से मिल रहा है k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log a अपॉन a माइनस x। तो यहां पर ग्राफ खींचने पर हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगी और इसका जो स्लोप हमें मिलेगा यह मिलेगा k अपॉन 2.303 के बराबर इसका स्लोप आएगा। ये यहां पर फर्स्ट ऑर्डर के लिए कर्व हमें मिलता है। इसी प्रकार से अगर हम द्वितीय कोटि की बात करें तो द्वितीय कोटि के लिए अगर हम समय और 1/a यानी कंसंट्रेशन में प्लॉट करेंगे तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होती है। तो ये सेकंड ऑर्डर का प्लॉट हमें मिलता है। तो इस तरह से ग्राफिकल विधि के द्वारा हम यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हमारे पास में ग्राफिकल मेथड है जिसमें हम रेट कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट कर सकते हैं, टी हाफ और इनिशियल जो कंसंट्रेशन है उसके बीच में प्लॉट कर सकते हैं और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के प्लॉट द्वारा भी हम यहाँ पर अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। अगली विधि जो किसी भी अभिक्रिया की कोटि को के निर्धारण के लिए यूज होती है वो है हमारे पास में इनिशियल रेट मेथड। जिसको हम प्रारंभिक दर विधि भी कहते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में 5 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें आता है, ठीक है, जिसमें हमें k का मान और जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है वो निकालने के लिए कहा जाएगा। तो हम यहाँ पर प्रारंभिक दर विधि को यूज करेंगे। इस प्रारंभिक दर विधि में हम यहाँ पर जो दो अलग अलग सांद्रताएं हैं
उनके रेस्पेक्ट में दो अलग अलग वेग को ज्ञात करेंगे जो हमें प्रारंभिक वेग दिया होगा, और उसको उस समीकरण से हम यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करते हैं। तो इसके लिए मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। हमें कहा गया कि A और B के मध्य कोई अभिक्रिया हुई है जिससे यहां पर एक उत्पाद बनता है, प्रोडक्ट। और अगर हम यहां पर रेट लॉ एक्सप्रेशन की बात करें तो रेट होगा K A टू दी पावर X एंड B टू दी पावर Y। तो हमें यहां पर X Y के मान को ज्ञात करते हुए रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखना है, अभिक्रिया की कोटि का मान ज्ञात करना है और K का मान भी ज्ञात करना है। तो यहां पर हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A दिया हुआ है मोल प्रति लीटर में, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B दिया हुआ है मोल प्रति लीटर में, और यहां पर हमें इनिशियल रेट भी गिवन है, यानी जो प्रारंभिक दर है वो भी मुझे यहां पर गिवन है मोल पर लीटर प्रति सेकंड में। तो A का जो मान मुझे दिया हुआ है वो है 0.20, 0.20 एंड 0.40। B का मान हमें दिया हुआ है 0.30, 0.10 एंड 0.05। जब A की सांद्रता 0.20 है और B की सांद्रता 0.30 है, तो जो रेट है वो है हमारे पास में 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5। यहां पर 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5, और यहां पे है 1.43 इंटू 10 टू दी पावर -5। तो इस समीकरण के लिए वेग नियम क्या होगा उसको हमें यहां पर ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसके सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हमें पता है रेट होगा K टाइम A टू दी पावर X B टू दी पावर Y। तो इसको मैं R1 मान लेता हूं, इसको R2 मान लेते हैं और इसको R3 मान लेते हैं। तो ये तीन अलग अलग वेग हैं जिनको मैं R1, R2, R3 मान रहा हूं। तो अगर मैं यहां पर R1 अपॉन R2 की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 अपॉन 5.07 इंटू 10 टू दी पावर -5 इज इक्वल टू K टाइम A है मेरे पास में 0.20 की पावर X और B है हमारे पास में 0.30 की पावर Y अपॉन K टाइम्स 0.20 की पावर X और यहां मिलेगा 0.10 की पावर Y। तो वेग 1 अपॉन वेग 2 को अगर हम देखें तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा बेटा, दिस विल बिकम 1, और ये भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0.3 से ये भी कट जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा यहां पर इज इक्वल टू 3 टू दी पावर Y। तो ये Y का मान यहां पे आ जाएगा 0। तो इसका मतलब B के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है, 0 ऑर्डर है। और हम यहां पर इस चीज को एनालाइज भी कर सकते हैं। देखिए यहां पे दोनों की सांद्रता एक ही सेम थी,
B की सांद्रता में मैंने परिवर्तन किया और 0.30 से इसको 0.10 पे लेके आया, यानी मैंने 3 गुना इसको कम कर दिया। लेकिन जब मैंने B की सांद्रता में परिवर्तन किया है तो दर में कोई परिवर्तन नहीं हुई। और अगर हम ध्यान करें तो शून्य कोटि अभिक्रियाओं के लिए सांद्रता में परिवर्तन करने पर दर में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो हम यहां से देख के भी बोल सकते हैं कि B के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो कितना है, 0 है। अब यहां पर हम A के लिए ऑर्डर को फाइंड आउट करते हैं, तो मैं यहां पर R2 अपॉन R3 को कंसिडर कर रहा हूं। R2 है मेरे पास 5.07 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन R3 है 1.43 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू K टाइम A है हमारे पास में 0.20 की पावर x और B है मेरे पास में 0.10 एंड एज आई नो इसकी पावर हो जाएगा 0 अपॉन K टाइम ये हो जाएगा 0.40 की पावर x और 0.05 की पावर 0। तो यहां पर इसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा कि x का जो मान है वो मेरे पास आएगा 1.49 दैट इज इक्वल टू 1.5। तो x के रेस्पेक्ट में जो ऑर्डर, यानी x क्या है, x A का ऑर्डर है, तो A के सापेक्ष जो कोटि हमें मिली वो मिली 1.5। तो A के सापेक्ष कोटि है 1.5 और B के सापेक्ष जो कोटि हमें मिली है वो है 0। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन हो जाएगी वेग इज इक्वल टू K टाइम A टू दी पावर 1.5 B टू दी पावर 0। तो ये हमें यहाँ पर वेग अभिक्रिया मिलेगी। और अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि के लिए लिखते हैं तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास हो जाएगा 1.5 प्लस 0 इज इक्वल टू 1.5। तो यहाँ पर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मिलेगा 1.5 या 3/2। इसका मतलब ये एक फ्रैक्शनल यानी भिन्नात्मक कोटि की अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर कभी जटिल अभिक्रियाएं कौन सी होंगी, जिनमें एक से अधिक पद सम्मिलित होते हैं, तो उनके लिए वेग या वेग नियम किस प्रकार से निकाला जाता है। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जटिल अभिक्रिया का, जिसमें हाइड्रोजन NO के साथ में कंबाइन होती है और यहाँ पर N2 प्लस 2H2O बनता है। और ये जो अभिक्रिया है इसका मैकेनिज्म हमें यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला NO यहाँ पर N2O2 में परिवर्तित होता है, जिसको मैं K1 मान सकता हूं। और ये वाला जो पद है ये एक तीव्र पद है, यानी एक फास्ट रिएक्शन है। दूसरा हमें दिया हुआ है N2O2 प्लस H2 जब आपस में मिलते हैं तो ये यहाँ पर N2O प्लस H2O बनाते हैं और ये इस अभिक्रिया का स्लो स्टेप है। थर्ड हमें दिया हुआ है
N2O जब H2 के साथ मिलता है तो यहां पर N2 प्लस H2O बनता है। तो इस अभिक्रिया के लिए हमें यहां पर वेग नियम को ज्ञात करना है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो वेग का जो नियम होता है उसको हमेशा जो स्लो स्टेप होगा उससे लिखा जाएगा। अगर स्लो स्टेप हमारा फर्स्ट स्टेप है तब हमें यहां पर और ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कभी स्लो स्टेप सेकंड या उसके बाद वाला स्टेप होता है तो हमें यहां पर उससे ऊपर दिए गए स्टेप को भी यूज करना पड़ता है इस अभिक्रिया के वेग नियम को लिखने के लिए। किस प्रकार से करते हैं देखिए, तो यहां पर अगर स्लो स्टेप के अकॉर्डिंग में लिखूं तो रेट हो जाएगा K टाइम्स N2O2 इंटू H2। अब यहां पर जो पहला स्टेप है वो एक फास्ट स्टेप है, तो फ्रॉम 1 मैं लिख सकता हूं K1 का मान आ जाएगा N2O2 अपॉन NO की पावर 2। तो यहां से अगर हम N2O2 का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा K1 इंटू NO की पावर 2। और इस वाले मान को हम यहां पर इस वाली अभिक्रिया में रखते हैं तो हमारे पास R की वैल्यू आएगी K, N2O2 की जगह मैं लिख सकता हूं K1 इंटू NO की पावर 2 इंटू H2। तो दो कांस्टेंट हैं, इनका प्रोडक्ट भी एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी, तो मैं इसको लिख सकता हूं R इज इक्वल टू लेट्स से K डबल प्राइम, आई एम राइटिंग हियर NO की पावर 2 H2 की पावर 1। तो ये हमारे पास में यहां पर इस अभिक्रिया के लिए वेग की वैल्यू आएगी। तो यहां पर ऑर्डर हो जाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अगर मैं निकालूंगा तो 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3, यानी ये एक तृतीय कोटि की अभिक्रिया होगी। ठीक है, और आप गलती ना करें, अगर आप यहां से देखें इस अभिक्रिया से तो यहां पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट H2 के सामने 2 लगा हुआ है और NO के सामने भी 2 है। तो अगर इस अभिक्रिया के द्वारा हम ऑर्डर को निकालते हैं तो वो 4 आएगा। तो इसकी मॉलिक्युलैरिटी कितनी है? 4 है। इसकी आणविकता कितनी है? 4 है। और हर एक स्टेप की किसी भी जटिल अभिक्रिया में हर एक पद की अपनी मॉलिक्युलैरिटी होती है। जैसे यहां पर 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे हैं, यहां पर एक इसका और एक इसका, 2 कर रहे हैं, यहां पर एक इसका और एक इसका। तो आप ध्यान रखें, कभी भी जटिल अभिक्रियाएं अगर हमें दी हुई है तो अभिक्रिया का वेग या वेग की जो इक्वेशन होगी, वेग समीकरण, वो सिर्फ जो धीमा पद होगा यानी जो स्लोएस्ट स्टेप है उसी से निकाला जाता है। तो ये हमने यहां पर कुछ विधियों को पढ़ा जिन विधियों से हम किसी भी अभिक्रिया की कोटि को ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं अलग तरीके की, उसके लिए हम किस प्रकार से K यानी वेग स्थिरांक के मान को निकाल सकते हैं उसको समझते हैं। तो यहां पर हमारे पास है सबसे पहले कॉन्जिक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन। जिसको हिंदी में अनुक्रमिक अभिक्रियाएं कहा जाता है। तो अनुक्रमिक अभिक्रियाएं कौन सी होंगी? जिसमें एक अभिकारक B में अपघटित होगा जो फिर से किसी नए उत्पाद को जन्म देगा। तो A से B बना,
इसको मैं K1 मान लेता हूं और ये इसका चरण यानी एक फर्स्ट स्टेप है। तो पहले स्टेप में हमें मिला K1 जो A से B में कन्वर्ट हो रहा है। अब जो उत्पाद बना ये फिर से अभिकारक की तरह व्यवहार करेगा और ये यहां पर C में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम स्टेप 2 लिख सकते हैं। तो इस कॉन्जिक्यूटिव रिएक्शन के लिए या सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए अभिक्रिया का दर किस प्रकार निकाला जाता है उसको समझते हैं। तो अगर मैं माइनस dA/dt लिखता हूं तो दैट इज इक्वल टू K1 इंटू A। इसी प्रकार से माइनस dB/dt हो जाएगा K1 A माइनस K2 इंटू B। और अगर हम यहां पर dC/dt की बात करें तो ये मेरे पास हो जाएगा K2 इंटू B। अब यदि हम टाइम को 0 कर दें, यदि t हो जाए 0, तो अगर t 0 है इसका मतलब कि B नहीं बनेगा, तो B भी हो जाएगा 0। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि K1 इज लेस देन K2। तब अगर हम t को कर दें t, भैया तो इनिशियल मैंने लिया, अब किसी t टाइम पे अगर हम ले रहे हैं तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B एट पर्टिकुलर टाइम t हो जाएगा मेरे पास में K1 इंटू A0, A की प्रारंभिक सांद्रता, अपॉन K2 माइनस K1, और यहां पे हम लिख सकते हैं e टू दी पावर माइनस K1t माइनस e टू दी पावर माइनस K2t। तो यहां पर t अधिकतम मैं निकाल सकता हूं जो होगा 2.303 अपॉन K2 माइनस K1 log K2 अपॉन K1। तो इस तरीके से किसी भी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंशियल रिएक्शन के लिए हम उस टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं जिस टाइम पर हमारे पास में जो अभिक्रिया से उत्पाद बना, जो फिर से रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, उसकी मैक्सिमम सांद्रता कितनी हो सकती है। दूसरी अभिक्रियाएं हैं हमारे पास में जिसको हम अपोजिट या रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे, रिवर्सिबल एलिमेंट्री रिएक्शन। अपोजिट या रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब हुआ दे आर उत्कर्मणीय प्रारंभिक अभिक्रियाएं, यानी यहां पर हम उत्पाद को अभिकारक में और अभिकारक को उत्पाद में परिवर्तित कर सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में H2 प्लस I2 K1 K2 2HI। तो इसके लिए अगर हम वेग लिखेंगे तो वेग हो जाएगा 1/2 dHI/dt, that is equal to K1 into concentration of H2 into I2 minus K2 HI का स्क्वायर। इसी प्रकार से अगर हम कोई दूसरा एग्जाम्पल लें जिसमें 2NO2 N2O4 में परिवर्तित होता है,
तो मैं अब रिएक्टेंट के लिए अगर लिख रहा हूं वेग, तो मैं लिखूंगा माइनस dNO2/dt इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ K1 इंटू NO2 की पावर 2 माइनस 2K2 इंटू N2O4। और यहां पे हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो उसकी जो रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी उसकी जो विरोध होगा, वह भी प्रथम कोटि के द्वारा ही होता है। तो जनरली जो आप रिएक्टेंट के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं वही प्रोडक्ट के लिए भी फाइंड आउट किया जा सकता है। तो अब अगर हम यहां पर कोई एक रिएक्शन, जनरल रिएक्शन ले रहे हैं जिसमें A B में परिवर्तित होता है, इसके लिए K1 है और यहां पर K2 है, तो टाइम 0 पर इसको A मान लेते हैं, ये 0 है, और टाइम T पर ये हो जाएगा A माइनस एक्स और ये बनेगा हमारे पास में X। तो इसके लिए जो K की वैल्यू आएगी दैट विल बी 2.303 अपॉन K1 प्लस K2 log X। वो वाली कॉन्सेंट्रेशन हम लेंगे जो साम्य पर स्थापित है, और X साम्य माइनस X। और जो X साम्य है वो यहां पर B की वह सांद्रता है जो साम्यावस्था पर बना है। B की सांद्रता। अब अगर B पहले से उपस्थित है तो ये तो केस 1 हुआ, तो मैं लिख सकता हूं ये केस 1 है। दूसरा हम लिख सकते हैं यहां पर केस 2। केस 2 में हम मानते हैं कि B पहले से उपस्थित था, तो टाइम 0 पर इसको A मान लेते हैं और इसकी सांद्रता मान लेते हैं B। तो टाइम T के पश्चात इसमें से कुछ X कम होगा और इधर वो X इसमें जुड़ जाएगा। यहां पर T को फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन K1 प्लस K2 log X जो साम्य पे बना अपॉन। तो इस तरीके से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मेरे पास में कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है तो उन रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए भी हम रेट कांस्टेंट या T की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेनली कंपटीशन में से क्वेश्चन आते हैं। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन आपको देगा, जैसे हमने यहां पर देखा है H2I2 और 2NO2 N2O4 वाले, तो किस तरह से यहां पर हम वेग का नियम लिख सकते हैं। तो मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ वेग की एक्सप्रेशन लिखने के लिए, यानी इस वेग नियम को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं उस पर आता है। तो आज के चैप्टर में ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। कॉन्जिक्यूटिव और सीक्वेंशियल रिएक्शन के बारे में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पर हम मैक्सिमम टाइम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इससे रिलेटेड कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो ये केमिकल काइनेटिक्स वाला जो चैप्टर है, जो न्यूमेरिकल पार्ट है और जो डेरिवेशन वाला पार्ट है, ये यहीं पे खत्म होता है। अगले वाली क्लासेस में हम यहाँ पर कुछ थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी थ्योरी हैं जो प्रिडिक्ट कर सकती है कि किस तरह से
अभिकारक आपस में टकराव करके उत्पाद का निर्धारण करता है, जिसमें अरहेनियस थ्योरी है, ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी है, और यहाँ पर हम संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ और उसका मान किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।